रासायनिक बल गति का आज हम पाठ संख्या 2 पढ़ रहे हैं, भाग 2। इससे पूर्व हमने अभिक्रियाओं के वेग के प्रकार पढ़े थे। औसत वेग जिसमें महत्वपूर्ण था। अब औसत वेग की गणना करते हैं। तो देखो, औसत वेग का सूत्र हो गया हमारे पास, औसत वेग बराबर प्लस माइनस dc बाई dt। यह लिखने के साथ याद ध्यान रखिए आप, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आपको लिखना है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यह आपको लिखना है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो अब औसत वेग की गणना। एक बात और, अगर आपको मिनट में दे रखा है और सेकंड में बदलना है तो 1/60 से आप इंटू कर दीजिए। मिनट में दे रखा आपको और ओवर्स में बनाना है तो इंटू क्या कर दीजिए आप, 60 कर दीजिए। यहाँ 60 से गुणा आप कर सकते हैं और यहाँ 1/60 से गुणा कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण की बात करते हैं, या आपकी पाठ्य पुस्तक का सवाल है 4.1। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो आपकी किताब है उसका पहला क्वेश्चन 4.1 लघुरात्मक का क्या सवाल है। एक अभिक्रिया है जैसे आपके पास R से P। एक अभिक्रिया R से P में R की सांद्रता 25 मिनट में 0.05 से घटकर 0.03 मोल पर लीटर रह जाती है। तो औसत वेग की गणना मिनटों व सेकंडों में ज्ञात कीजिए। यह आपकी किताब का एक सवाल है। क्या R की सांद्रता मतलब अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में घटकर 0.05 से 0.04 या 0.3 जो भी रह जाती है, उसके लिए आपको औसत वेग की गणना करनी है। कर लो। तो यहाँ पर एवरेज रेट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है औसत वेग इक्वल्स टू फॉर्मूला, सांद्रता किसकी, अभिकारक की दे रखी है तो माइनस C2 माइनस C1 अपॉन dt माइनस बाद वाली सांद्रता 0.03 माइनस 0.05 अपॉन कितना हो गया आपके पास 25, या हो सकता है 0.04 से 0.05 से 0.04 दे दे, तो अपन भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं 0.4 से 0.5। इसमें से ये गया तो क्या बच गया माइनस 0.01 अपॉन बच गया 25। माइनस से माइनस कट, इसको कैसे लिख सकते हो 1/25 इंटू 10⁻²। अगर यहाँ पर आप सोचो मैं 100 कर दूं, यहाँ 100 तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया 25 चौक 100, तो आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁴। यूनिट लिखो, सांद्रता की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, और यहाँ समय 25 मिनट, तो आंसर आ जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये तो मिनटों में हो गया। अब सेकंडों में ज्ञात करो, तो आप कहोगे सेकंड में जो ज्ञात किया तो पहले मिनट को लिख दो 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू, जब भी ये बात मिनट से सेकंड में कन्वर्ट होगा 1/60 से गुणा हो जाएगा, तो इंटू हो गया 1/60, तो हो गया 15 चौक 60, ये बच गया 1/15 गुणा 10 की घात -4। 15 में इसका भाग दो तो आ जाएगा आपके पास 15 में 1 टाइम्स जाएगा नहीं तो 10, फिर एक और, तो 15 छिके कितना हो गया 90। लेकिन उससे पहले ये 2 जीरो आपने लगाया तो 6, तो 6.6 इंटू 10⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो भी आंसर आ रहा है 1/15 का 6.66 या 6.6 जो भी आएगा, ये आपको ऐसे करना है। तो ये आपकी किताब का एक प्रश्न हो गया। क्या कि यहाँ आपको औसत वेग हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का ध्यान रखें। इस प्रश्न में तो स्टोइकियोमेट्री एक थी तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब सुनो तुम्हारी किताब का दूसरा प्रश्न 4.2 का सवाल क्या बोलता आपको, वो सवाल कह रहा है कि एक अभिक्रिया दे दी 2 रिएक्टेंट से उत्पाद, ठीक है, और क्या बोला R की सांद्रता 10 मिनट में घटकर 0.4 से 0.3
मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो आपको औसत वेग ज्ञात करना है, एवरेज रेट आपको फाइंड करना है। कर लो भाई, क्या फॉर्मूला है? देखो R की सांद्रता दी है तो तुम्हें क्या होगा, अभिकारक माइनस का चिन्ह लगेगा, तो आप क्या कहोगे, माइनस यहां से dc/dt। लेकिन इससे पहले यहां लगाना है रस समीकरणिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब बताऊंगा कैसे, तो माइनस यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट C2 C1 dt, तो माइनस स्टोइकियोमेट्री दो का उल्टा हो गया 1/2। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्री C2 C1 तो हो गया क्या भाई, रस समीकरणिति आपको लिखना सिखाया था अभिक्रिया से, का 3 इसका उल्टा 1/3, तो इसका कितना हो गया 1/2 हो गया, इसको बोलते हैं रस समीकरणिति गुणांक। नेक्स्ट उसके बाद यहां हो गया आपके पास 0.3 से 0.4 बटा कितना आ गया टाइम, तो -1/2 इनटू -0.1/10 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/200, और 1/200 का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, क्या होगा 1 2 3, तो हो जाएगा इसमें कितने टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा, लेकिन कितने जीरो लगाए 3, तो 5 × 10⁻³ क्या हो गया मोल लीटर इनवर्स, और 10 किसमें, मिनट में, तो आंसर आ गया मिनट इनवर्स। ये आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बखूबी कि R से P, ठीक है, इसकी सांद्रता तो सीधी सीधी अभिक्रिया दे रखी है, इसलिए रस समीकरणिति गुणांक 1 था, और रस समीकरणिति गुणांक 1 है तो आपने लिखा नहीं उसको। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो रस समीकरणिति गुणांक 2 है, तो 2 का उल्टा आपने कितना लिख दिया 1/2 कर दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये औसत वेग के 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। बल गति में अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक के और उसकी इकाई। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक व उनकी इकाइयां, उनकी इकाइयां। तो सबसे पहले वेग स्थिरांक क्या होता है या किसे कहते हैं, तो हम इन बातों को समझने के लिए किसी एक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं, जैसे स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C, और इस अभिक्रिया से क्या बन रहा है उत्पाद। याद रखें रसायन विज्ञान में कभी भी जो आपके पास कैपिटल लेटर है, जो आपके पास बड़ी ABCD है, वो सांद्रता बताती है, जबकि जो स्मॉल लेटर है वो किसको बताते हैं, नंबर ऑफ मोल को बताते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर रेट लॉ लिखना पड़ेगा, वेग नियम लिखना पड़ेगा, वेग नियम। और याद रखो वेग नियम वही है जो 11वीं क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम था, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, या इसको बोल सकते हैं गुलबर्ग और बागे का नियम, गुलबर्ग व बागे का नियम, जिसमें मेन चीज क्या है, जो क्लास 11 में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम या गुलबर्ग का नियम था, वही क्या कहलाता है वेग नियम। तो वहां पर बनेगा हमारे पास अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, या यूं कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसे क्या कहते हैं वेग नियम कहा जाता है। अब देखो भाई अभिक्रिया का वेग शब्द आ गया, तो वेग का मतलब तुम जानते हो dc/dt, या इसको आप लिख सकते हो dx/dt, या इसको लिख सकते हो r। इसको मैं 3 तरह से समझा सकता हूं, या 3 तरह से इसको लिखा जा सकता है। r लिखोगे तो ये अभिक्रिया का वेग है, dc/dt लिखोगे तो ये अभिक्रिया का वेग है, और dx/dt लिखोगे तो भी अभिक्रिया का वेग है। नेक्स्ट समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है A, B और C, तो आप कहोगे A की सांद्रता, ठीक है, बड़ी ABCD सांद्रता, और जो ब्रैकेट है वो भी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट
यहाँ पे हो गया आपके पास B की सांद्रता, नेक्स्ट C की सांद्रता, और जो मोल थे वो घात में चले गए, तो इसकी घात A, इसकी घात B, इसकी घात C। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपने देखा, क्या देखा, dx अपॉन dt बराबर, इसको हटाया तो लग गया k, ये हो गया a की घात a, b की घात b और c की घात c, जहां k क्या आपका वेग स्थिरांक है, k क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक। अब मुझे परिभाषा बनानी है, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो सब बच्चे जानते हैं dx अपॉन dt का मतलब क्या है, अभिक्रिया का वेग। इन सब की सांद्रता को तुम एक मान लो। कैसे, माना कि a बराबर b बराबर c बराबर 1 मोल प्रति लीटर, तो क्या बन गया आपके पास अभिक्रिया का वेग, मतलब dx अपॉन dt बराबर k, 1 की घात a, 1 की घात b और 1 की घात c। 1 की घात कितनी भी हो कांस्टेंट होती है, तो आपके पास क्या आ गया dx अपॉन dt मतलब अभिक्रिया का वेग, वही क्या कहलाता है आपके पास k कहलाएगा। तो क्या परिभाषा बन गई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई मान ली जाए या समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, ऐसी अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है आपके पास, ऐसी अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक या दर नियतांक के कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित समस्त अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाए, तो इकाई मानने पर उस अभिक्रिया का जो dx अपॉन dt अर्थात अभिक्रिया का वेग आता है, वही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक के कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, जब जब तुम सांद्रता को एक मान लोगे तो क्या निकल जाएगी, वेग स्थिरांक की परिभाषा। और इन सबको अगर भाषा में मान लो, एबीसी क्या है, सांद्रता, अगर भाषा लिख दो तो उसकी इकाई निकल जाएगी। तो देखना दोबारा से इकाई ज्ञात करने के लिए, तो इकाई ज्ञात करने के लिए मैंने दोबारा से अभिक्रिया लिखी, क्या, छोटा a बड़ा a, छोटा b बड़ा c, और छोटा b बड़ा b और छोटा c बड़ा c से क्या बन रहा है, उत्पाद। चलो वेग नियम लिखते हैं। वेग नियम तुम समझ ही गए। अब वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग r समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, a की सांद्रता a, b की b और c की c, खोल दो तो हो गया r बराबर k, a की घात a, b की घात b और c की घात c। और r का मतलब सबको पता है, r का मतलब क्या है, dx अपॉन dt। इसका मतलब है dx अपॉन dt। सभी को लैंग्वेज में लिख दो। बताओ dx क्या है भाई, आप कहोगे सर सांद्रता। नेक्स्ट dt क्या है भाई, समय। नेक्स्ट बराबर k तो k है ही। नेक्स्ट a b c क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता की घात छोटा a, सांद्रता की घात छोटा b और सांद्रता की घात छोटा c। तो क्या बन गया आपके पास, सांद्रता बटा समय बराबर k। देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो गया, सांद्रता की घात a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट k बराबर लिखो, तो k बराबर क्या लिखूं, इसको नीचे भेज दो, तो आपके पास हो गया सांद्रता की घात एक कुछ नहीं है, इसका मतलब एक बटा ये नीचे आ गया, तो सांद्रता की घात a प्लस b प्लस c और इनटू नीचे क्या हो गया आपका समय, ऊपर भेज दो। तो k बराबर क्या हो गया आपके पास, सांद्रता नेक्स्ट 1 माइनस, ठीक है। अब दोनों में फिर देखो आधार समान है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a प्लस b प्लस c, समय ऊपर गया तो समय इनवर्स, समय की घात माइनस 1। नेक्स्ट अगला, सांद्रता का मात्रक बोलो, मोल प्रति लीटर, तो मोल बटा लीटर। यहां हो गया 1 माइनस a प्लस b प्लस c और समय का मात्रक सेकंड, तो क्या बन जाएगा, k बराबर मोल 1 माइनस, अब देखो a प्लस b प्लस c क्या है, इस अभिक्रिया में चेक कर लो, a प्लस b प्लस c अभिकारक के मोल, तो साइड में लिख देते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल हो गया n अभिकारक के मोल, अभिकारक के मोल। नेक्स्ट ये लिख दिया, तो मोल क्या होगा, मोल एक में से n, अगला लीटर ऊपर चला गया तो उल्टा हो गया
n-1 और टाइम सेकंड इनवर्स। तो शॉर्टकट में इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो याद करने का तरीका। के निकालने की इकाई क्या, मोल, एक में से दुनिया गई, लीटर दुनिया में से एक गया, टाइम अकेला बच गया। ठीक है, यह आपके पास कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। मोल, एक में से अभिकारकों की संख्या माइनस, लीटर अभिकारकों में से एक, और सेकंड इनवर्स आपका मात्रक हो गया। यह किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के को ज्ञात करने का एक व्यापक सूत्र है। के ज्ञात करने का एक व्यापक सूत्र है। तो पूछा जाए कि किसी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का व्यापक सूत्र क्या होगा, तो के मोल, एक में से अभिकारक, लीटर अभिकारक में से एक, और टाइम सेकंड इनवर्स रह जाता है। इसी आधार पर हम शून्य कोटि, प्रथम कोटि व द्वितीय कोटि, शून्य कोटि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के सभी के हम क्या निकाल सकते हैं, के की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, के बराबर सूत्र क्या है, m, एक में से दुनिया, l, दुनिया में से एक, और टाइम अकेला। तो सुनना, अब सबसे पहले बात करता हूं मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर होता है 0, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है n बराबर 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है n बराबर 2। अब इन सब के लिए लिखो, तो क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ हो गया k बराबर, बोलो m1 माइनस, n की जगह कितना लिखूं 0, l 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो आपका सूत्र बन जाएगा क्या, मोल, यहां पर लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो मोल लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1, ये आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया के के की इकाई। प्रथम कोटि के लिए क्या होगा बेटा, के बराबर m1 माइनस, n की जगह कितना ले लो 1, लीटर 1 माइनस 1, सेकंड इनवर्स। तो हो गया m की घात 0, l की घात 0, सेकंड इनवर्स, और जो घात 0 होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, वन आंसर होता है। तो इसका प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान है सेकंड इनवर्स, या वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि में मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। तो क्या बन गया आपका, मोल की घात -1, लीटर की घात देखो क्या बच जाएगा +1 और सेकंड इनवर्स। ये तीनों बातें राजस्थान बोर्ड कई बार पूछ चुका है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई लिखो। सीधा ट्रिक बता दूं और भी इससे आसान, देखो माला से शादी का, इसका उल्टा कर लो तो मोल लीटर इनवर्स, माइनस में था वो प्लस और सेकंड इनवर्स तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखो माला से शादी का उल्टा, माला से शादी का उल्टा, माला से ml और सेकंड इनवर्स, माला से शादी s, लीटर इनवर्स, जो पहले प्लस में था वो माइनस और जो माइनस में था वो किसमें, प्लस में। तो ये हमारा रहा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक की इकाई। तो वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में मान लो एक से ज्यादा अभिकारक, एक से ज्यादा कोई अभिकारक दे रखे या एक से ज्यादा आपको सांद्रताएं दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तो उन सांद्रताओं को आप क्या मान लो, इकाई मान लो। इकाई मान लो तो के की परिभाषा आ जाएगी क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई ले लो, तो ऐसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है आपके पास, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात क्या आपके पास, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें सांद्रता को आपने एक की जगह उसको सांद्रता मान ली, तो जो सांद्रता मान ली तो जैसे सांद्रता पहले एक माना था, सांद्रता मानने पर क्या निकल जाएगा, के निकालने का व्यापक सूत्र। और वो क्या होता है भाई, के निकालने का व्यापक सूत्र, मोल एक में से अभिकारक की सांद्रता, फिर लीटर क्या अभिकारकों की सांद्रता में से -1 और फिर क्या होगा आपके पास सेकंड इनवर्स। इस व्यापक सूत्र के आधार पर, इस जनरलाइज्ड फार्मूला के आधार पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं के के निकालने की विमाएं या इकाइयां क्या होगी, माला से शादी का उल्टा। ये हो गया हमारे पास क्या,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, दर नियम समझ गए, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के समानुपाती होता है। R या dx अपॉन dt या dc बाई dt समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। नेक्स्ट, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं इस पर। तो आगे की चर्चा करें तो अगला टॉपिक आ रहा है इसमें अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता, ये क्या चीज है? तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, जल अपघटन। तो सबसे पहले आपने माना एथिल एसीटेट, तो वो हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, उसका जल अपघटन किया H2O से, कर दिया। इससे क्या बनेगा? तो देखो ऑक्सीजन यहां से टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, पानी टूट गया आपके पास H प्लस OH माइनस, ये इससे जुड़ेगा तो बन गया एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH। सबसे पहले मैं तुमसे बात करता हूं कि इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखो। तो प्रत्येक बच्चा कहेगा वेग नियम, हिंदी में बात करें तो, लैंग्वेज में बात करें तो वेग नियम बराबर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। तो क्या बनेगा? अभिक्रिया का वेग अर्थात R समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारक कौन कौन हो गया भैया? एक ये अभिकारक है और ये एक अभिकारक है, तो सांद्रता होगी CH3 COO C2H5 और एक क्या हो गया आपके पास H2O। तब H2O तो माध्यम है और माध्यम पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। तो ध्यान से देखो आप कि यहां जब तुमने प्रैक्टिकल किया और वेग नियम लिखा तो अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल पर नहीं, आपको भी और किस पर नहीं करता। जैसे जैसे अभिक्रिया आएगी जिनमें जो माध्यम होता है, माध्यम पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस पर निर्भर किया तो जरा सोचो, इस पर निर्भर किया तो अभिक्रिया की कोटि एक ही होगी, क्योंकि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, दूसरा तो नगण्य हो गया। लेकिन यहां पर आपके पास अणुओं की संख्या कितनी थी? 2। तो जो डायरेक्ट दिखता है वो तो है अणुसंख्यता, और जो प्रयोग करने के बाद आता है वो क्या है? कोटि है। ये इसमें अंतर है। तो सबसे पहला अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता को परिभाषित करो। तो आप कहोगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अणु, आयन या परमाणु, या कह दो परमाणु, अणु या आयन जो किसको बनाते हैं? जो रस समीकरण मिति, जो रस समीकरण मिति को बनाते हैं, रस समीकरण मिति को बनाते हैं, क्या कहलाती? वो अणुसंख्यता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अणुसंख्यता। तो क्या किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित परमाणु, अणु और आयन, या पहले आयन के तो सबसे छोटा आयन, फिर परमाणु, फिर अणु, जो केवल रस समीकरण मिति को बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? अणुसंख्यता। जबकि यहां पर किसी अभिक्रिया में उपस्थित आयन, परमाणु, अणु जो वेग निर्धारित करते हैं, वो देखो वो वेग नियम, वेग निर्धारित करते हैं, वेग निर्धारित करते हैं, वेग निर्धारित करते हैं, क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस उदाहरण में आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एक अभिक्रिया लिखी, इसमें जो दिख रहा है वो तो अणु है, अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है डायरेक्ट, ठीक है। इसमें न तो कोई प्रयोग करना है, डायरेक्ट जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। इसका मतलब अगर इनमें अंतर की बात करें तो अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है। ये कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है, यह है सैद्धांतिक मान। जबकि ये देखो यहां से तुमने लिया, वेग नियम बनाया, सांद्रता में परिवर्तन पर देखा, मतलब एक प्रयोगात्मक घटना है,
एक प्रेक्षण किया आपने, तो ये क्या होगा आपके पास, ये सैद्धांतिक है और ये कैसी होगी आपके पास, एक्सपेरिमेंटल होगी, प्रायोगिक मान होगा। यह एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान, वो एक सैद्धांतिक मान है, ये एक प्रायोगिक मान है। अगली बात, अणुसंख्यता जो है वो हमेशा कैसी होती है, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, मतलब ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या हो सकती है, ये आपके पास एक प्राकृत संख्या है। जबकि ये जो अणुसंख्यता, ये कोटि है, कोटि 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक आप कह सकते हो, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये होती है कोटि। नेक्स्ट अगली बात, तुमने बहुलक नाम सुना जिसमें बड़े बड़े अणु बनते हैं। बहुलकों में अणु संख्यता नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि n अणु होते हैं, पर बहुलकों की हम क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं। ये प्रथम कोटि का है, ये आपके पास मुक्त मूलक क्रियाविधि का है, या कौन सी कोटि का है, ये निकाल सकते हो। तो आप जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे, बहुलक होंगे या पॉलीमर होंगे, तो बहुलकों की कोटि ज्ञात की सकती है, पर अणु संख्यता को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये कुछ इसमें अंतर है, आरबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। क्या अणु संख्यता व कोटि में अंतर स्पष्ट करो। आपके सामने अंतर है, एक अभिक्रिया से और बता सकता हूं आपको, जैसे एक अभिक्रिया आपके पास 2N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय विघटन किया। तापीय विघटन करने से क्या बनेगा, यहां से 2NO2 प्लस बन जाएगा आपके पास O2। इस अभिक्रिया में अणुओं की संख्या, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है, 2। अणु संख्याता को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी M और कोटि को बोलते हैं ऑर्डर O। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, 1, क्योंकि क्या होगा, ये इसकी क्रियाविधि पर डिपेंड करता है। क्रियाविधि आगे पढ़ेंगे तो जैसे जैसे पढ़ोगे आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा, लेकिन जो सीधा दिखता है वो अणु संख्याता है, और जो आंकड़ों पर या प्रयोगों पर आधारित होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे पूछा जाए कोटि व अणु संख्याता में अंतर स्पष्ट करो, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित आयन, परमाणु व अणु जो रस समीकरण विधि बनाते हैं वो अणु संख्याता है, जबकि परमाणु, अणु व आयन जो वेग निर्धारित करते हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। नेक्स्ट, अणु संख्याता एक सैद्धांतिक मान है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। यह हमेशा पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या होती है, 1 2 3 5 ऐसे, जबकि ये 0 हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है। जटिल अणुओं की कोटि निकाल सकते हैं पर अणु संख्याता ज्ञात नहीं कर सकते। यहीं से एक और सवाल राजस्थान बोर्ड का, एक बार फिर बोर्ड ने सवाल किया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। ये दोनों अभिक्रियाएं छद्म कोटि की है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अर्थात क्या दिख रहा है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, तो आपके पास अणु संख्याता होगी 2, लेकिन कोटि कितनी होगी, 1, क्योंकि अभिक्रिया का वेग दोनों में से एक जो आपके पास अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। ये दोनों बराबर है, उसके बाद भी किस पर निर्भर कर रहा है, 1 पर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो इसमें तो डायरेक्ट क्या है, ये माध्यम है, जबकि ये क्रियाविधि से लेते हैं। चलो इसकी क्रियाविधि बता देता हूं आपको। N2O5 ये किस तरह से, देखो तो इसकी क्रियाविधि लेते हैं हम, यहां ले लेते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि में क्या होगा, सबसे पहले ये जो 2 अणु है इनमें से एक अणु आएगा और टूटेगा, तो पहला पद N2O5 टूटता है, किसमें, N2O3 प्लस, पीछे क्या बच गया देखो, O2 टूट गया। पद नंबर सेकंड, फिर ये जो आपके पास N2O3 है ये फिर से टूटेगा, किसमें, NO2 प्लस NO में टूट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अणु जो इसका बच गया N2O5 का, वो आएगा N2O5 प्लस, वो किससे अभिक्रिया करेगा, NO से अभिक्रिया करेगा, और क्या बना देगा, 2 नाइट्रोजन और 1, 3 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन और 1, 6 ऑक्सीजन, तो ये बना देगा 3NO2। ये 3 स्टेप इसमें होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और ये स्टेप थर्ड। इनमें से ये पद होगा फास्ट, ये भी फास्ट, और ये पद क्या होगा, स्लो। या हो सकता है पहला पद स्लो, फास्ट फास्ट, लेकिन फिक्स है क्रियाविधि में एक स्लो पद है। अगर एक अभिक्रिया एक से ज्यादा
एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है तो सबसे धीमा पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है जो कोटि बनाता है। तो इसमें कितना धीमा पद है, एक, और वही क्या बनाएगा, कोटि। और देखो बैलेंस कर दो, N2O3 से N2O3 कट, NO से NO कट, पीछे देखो इधर क्या बच गया, N2O5 और N2O5, तो बच गया 2N2O5। नेक्स्ट 3NO2 और एक 4NO2 प्लस एक क्या बच गया आपके पास O2। लो ये अभिक्रिया आपके पास ये बैलेंस होगी, ये इसकी क्रियाविधि है। तो इससे तो क्रियाविधि से पता चलता है कि एक धीमा पद है इसलिए इसकी कोटि एक है। इसमें पानी क्या था, माध्यम था। अगर कहीं आधिक्य लिखा हुआ जाए बेटा तो उसका मतलब कि उसकी कोटि कितनी है, 0। तो मैं तुमसे पूछूं छद्म एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, सब उदाहरण समझाइए। तो आप एक तो कहोगे क्या, एथिल एसीटेट का जल अपघटन, या शर्करा का प्रतिलोमन भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन। इन दोनों में अणु संकेता 2 है लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, अर्थात अणु संकेता 2 होती है और कोटि 1 होती है, वो क्या कहलाती है आपके पास, छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गया हमारे पास छद्म एकाणुक। नेक्स्ट, ये बात आप सीख गए, अणु संकेता और कोटि में अंतर स्पष्ट करो। तो क्या, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अणु, आयन अथवा परमाणु जो वेग निर्धारित करे वो कहलाता है कोटि, जो आपकी रस समीकरण नीति बनाए वो क्या कहलाता है, अणु संकेता। यह एक सैद्धांतिक मान है, ये एक प्रायोगिक मान है। ये सम हमेशा पूर्णांक होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बहुलकों की ज्ञात नहीं की जा सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि बहुलकों की ज्ञात की जा सकती है। ये हो गया हमारे पास इस तरह की सारी चीजें। नेक्स्ट, तो हमने शुरू में कहा था बल गति किसे कहते हैं, तो आपने कहा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पूरा लिख देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक का किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली चीज कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, आप कहोगे सर अभिकारक होते हैं व उत्पाद होते हैं। तो अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या आ सकती है, ये जो अभिकारक व उत्पाद है इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति भी क्या कर सकती है, अभिक्रिया को वेग को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, एक कारण हो सकता है उत्प्रेरक, जो तुमने उत्प्रेरक डाला है वो क्या करेगा। एक हो सकता है आपके पास ताप का प्रभाव, एक हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो भाग ले रहे हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक हो सकता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक हो सकता है वो अंधेरे में हो रही है या उजाले में, तो विकिरणों का उद्भाषण। कभी विकिरण इसको क्या करेगी, तो अगला हो सकता है आपके पास विकिरणों का उद्भाषण, विकिरणों का उद्भाषण, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, प्रकृति और सांद्रता। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता, इसमें आप क्या कहना चाहोगे। सपोज करो कि जैसे A प्लस बी है, इससे बन रहा C प्लस डी, ये अभिकारक और ये उत्पाद है। अगर किसी पात्र में इनकी संख्या 100 है, या जब स्टार्ट हुआ तो इनके मोलों की संख्या 50 है, तो जब मोलों की संख्या ज्यादा है तो इनमें होने वाली टक्कर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वेग तेजी से कम होगा, क्योंकि जितने ज्यादा टकराएंगे उतने ही ज्यादा टूटेंगे। तो सांद्रता अधिक होने पर क्या होगा, सांद्रता अधिक होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों कि किसी, आपने पढ़ा था अभी वेग नियम, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतने ही ज्यादा अभिकारक बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा वो टक्कर करेंगे बढ़ेंगे उतने ही तेजी से टूटेंगे, तेजी से टूटने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या कहोगे,
अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता अधिक होने पर वे तेजी से टकराते हैं। दूसरी बात, टकराने के बाद तेजी से क्या होगा, टूटेंगे। टूटने से अभिक्रिया का वेग तेजी से घटेगा। घटेगा मतलब उत्पादों का क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। तो सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी तेज होता है, सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति में मैं कह रहा हूं आपके पास कि जैसे दो अभिकारक है, इन अभिकारकों के मध्य पाए जाने वाले बंध कैसे हैं, प्रबल बंध है, एक तो ये, और एक क्या इसमें दुर्बल बंध है। तो मैं पूछूं प्रबल बंध है तो क्या होगा, ये आपस में तेजी से टाइटली बॉन्ड रहेंगे, गाढ़े बंधे हुए रहेंगे। अगर गाढ़े बंधे हुए हैं तो टूटने में क्या होगा, टूटेंगे इजीली नहीं, आसानी से नहीं टूट सकते, आसानी से टूटेंगे नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। और ऐसे ही अगर इनके बीच में दुर्बल बंध है तो दुर्बल बंध तेजी से टूटेंगे, तेजी से टूटने से उत्पाद जल्दी बनेंगे, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति में इसका बॉन्डिंग लेते हैं कि अगर इनके बीच में पाए जाने वाले बंध दुर्बल है तो ये तेजी से टूटते हैं, और तेजी से टूटने के कारण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जबकि ये प्रबल बंध होते हैं, तेजी से नहीं टूटेंगे। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। अब देखो उत्प्रेरक का प्रभाव क्या करता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। कैसे, देखो जैसे मैंने आपसे कहा इधर तो है ऊर्जा और इधर अभिक्रिया की प्रगति, और आपने ग्राफ बना दिया ऐसे, मतलब ये अभिकारक अणु है जो टकराते टकराते यहां पर आते हैं अवरोधक तक। इसी चैप्टर में सबसे पीछे की तरफ पढ़ेंगे हम लोग कि ये ग्राफ क्या है, लेकिन अभी छोटा सा समझो कि उत्प्रेरक को कैसे समझाना है। ठीक है, ये आपके पास अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा है, ये उत्पादों की सक्रिय ऊर्जा। अभिकारक अणु टकराते टकराते क्या आ जाते हैं, टूटते टूटते अवरोधक पर आ जाते हैं। अवरोधक एक ऐसी जगह है जहां अभिकारक टूटने वाले होते हैं और उत्पाद बनने वाले होते हैं, उसके जस्ट बाद क्या बनते हैं, उत्पाद। तो ये आपकी ऊर्जा कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद बनाने के लिए सहायक होती है वो क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा। तो उत्पाद बनाने में परिवर्तन करने वाली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो उत्पाद जल्दी से प्राप्त नहीं होंगे, और कम रहेगी तो फट से प्राप्त हो जाएंगे। तो अब एक अभिक्रिया तो नॉर्मली चल रही थी बिना उत्प्रेरक के, अब तुमने उत्प्रेरक डाला तो ये रिएक्शन डायरेक्ट होगी, एक तो इतनी ऊपर पहुंच रही थी, एक डायरेक्ट यहां से चली गई। ये होता है बिना उत्प्रेरक के, बिना उत्प्रेरक, और ये हो रहा है उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाकर किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो आपको भी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हुए भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तथा स्वयं अप्रभावित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाकर, सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, यह कहते हैं उत्प्रेरक। अब सुनिए ताप का प्रभाव क्या है भाई। तो ताप क्या होगा, एक जनरल कंसेप्ट होता है आपके पास का प्रत्येक, वैसे देखा जाए, देखो एक अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, पानी में नमक को घोलना है, वो अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, तुमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया नमक तेजी से घुल जाएगा क्योंकि आयनीकरण बढ़ गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो सीधी बात, किसी रासायनिक अभिक्रिया डिपेंड करेगा उसमें सोसी है या स्टेपी है, पर ज्यादातर की बात कर रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा क्योंकि उसमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या ताप बढ़ाने पर टक्कर सिद्धांत के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और एक सामान्य कथन के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, जैसे तुम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओगे अभिक्रिया का वेग या तो हो जाएगा दुगुना या हो जाएगा तिगुना। तो प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग दुगुना अथवा 3 गुना हो जाता है। यह आपका ताप का प्रभाव है। इसका सवाल कैसे आ सकता है, जैसे आपको कहा ए से उत्पाद बन रहा है और कहा गया यदि इस अभिकारक अणु का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो बताओ अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा। तो आप काउंट कर लो हर 10 डिग्री पर, डायरेक्ट नहीं, 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो 0 से 10 दुगुना, प्रत्येक क्या हो जाता है, दुगुना है दुगुना, लेकिन गणितीय रूप से दुगुना ही होगा। इस 10 दुगुना, फिर दुगुना, फिर दुगुना, फिर दुगुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कितने गुना बढ़ गया, 32 गुना। अगर कहता 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 कर दिया तो फिर ये हट जाता, तो कितना होगा आपके पास, 16 गुना ही होता। तो ध्यान रखें, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दुगना हो जाता है। लिखने में दुगना है तिगुना लिख सकते हैं, पर गणितीय रूप से आपको दुगना ही मानना है। नेक्स्ट अगला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कैसे? एक नॉर्मल सी कंसेप्ट देखो, चूल्हा आप सबने देखा है, चूल्हे में आपने बड़ी लकड़ी का टुकड़ा जलाया, अरे ठूंठ गया, बड़ा घुल मिला गया, ठूंठ गया जला दिया, सपोज करो बड़ा लकड़ा डाल दिया, तो बड़ा लकड़ा धीरे धीरे जलेगा। लेकिन जैसे ही तुमने उसकी स्मॉल स्टिक्स की छोटी छोटी छड़ियां कर दी, तो छोटे छोटे छड़ियां करने से क्या होगा, वो अब आसानी से जलेगा। तो एक बड़े ठूंठे में क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम था, आग के टच में केवल बार बार के क्या हो रहा, उसका बाहरी भाग आ रहा था, पर छोटा छोटा तोड़ा तो तोड़ने से क्या हो गया, वो बट गया, और बटने से इजीली जल गया। तो कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से टचिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अभिक्रिया के जो अभिक्रिया चल रही होती है उसके संपर्क में आने की क्या बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अगर ऐसे नहीं मानना तो एक रूप से मान लो कि जैसे मिश्री है, मिश्री को आपने पानी में डाला, उसको डिसॉल्व किया और घोलते गए सिकंजी बनाने के लिए, लेकिन वो उतना अच्छे से घुल नहीं पाएगी, और उसी मिश्री का आप पाउडर कर दो और फिर घोलो तो क्या होगी, इजीली घुल जाएगी। क्यों? पानी के टच में पहले मिश्री का बार बार से ही मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, बार वाला ही भाग आ रहा था, लेकिन तोड़ने से क्या हुआ, वो ऐसे फैल गया, फैलने से ज्यादातर अणु पानी के टच में आने लगा, तो टचिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। विकिरणों का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ अभिक्रियाएं चालू, जैसे प्रकाश संश्लेषण रात को तो होगा नहीं, ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे गिरेगा, पत्तियां भोजन बनाने लग जाएगी। दैट मींस कुछ विकिरणों को कुछ अभिक्रियाओं को क्या करने के लिए, फास्ट करने के लिए उन पर ताप गिराया जाता है या विकिरण गिराई जाती है, जिससे उनकी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दोबारा से देख लें, सांद्रता में क्या लिखा है, सांद्रता ज्यादा, टकराएंगे ज्यादा, टूटेंगे ज्यादा, टूटेंगे फटाफट टूटेंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। प्रकृति में ध्यान रखें, प्रबल बंध है या दुर्बल, प्रबल बंध है तो मुश्किल से टूटेंगे, तो रोती रोती अभिक्रिया चलेगी, दुर्बल बंध है तो तेजी से टूटेंगे, अभिक्रिया तेजी से होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। कैसे? सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके। सक्रियण ऊर्जा इसी क्लास में लास्ट की तरफ पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। नेक्स्ट ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से, जैसे ही तुम ताप बढ़ाते हो, ये बात तो फाइनल है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणु टकराएंगे, टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्करें ज्यादा होगी, टूट फूट भी ज्यादा होगी, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः दुगुना ही ध्यान रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिकारक अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि वो वेग के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा उसकी सतह आती है। अगला, विकिरणों का उद्भाषण। कुछ अभिक्रियाएं कैसे होती है? विकिरणों के प्रभाव में ही होती है, जिसे विकिरणों का उद्भाषण कहा जाता है। ये हमारा वेग को प्रभावित करने वाले कारक पूरे हो गए। नेक्स्ट, अगली बात इसी में हम लेते हैं समाकलित वेग समीकरण। तो नेक्स्ट अपन करते हैं समाकलित वेग समीकरण। देखो, समाकलित वेग समीकरण में क्या होता है? समाकलित वेग समीकरण, या इसी को हम बोल सकते हैं काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक समीकरण, काइनेटिक समीकरण। ठीक है, और सबसे पहले लेते हैं अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो भाई, इसमें जो महत्वपूर्ण पद होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो आपका पद होने वाला है वो होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। पहला 0 मैं बता रहा हूं आपको, शून्य कोटि, प्रथम कोटि आपको खुद करना है बाद में।
बोलोगे आप परिभाषा। दूसरा क्या है आपके पास, उसके लिए आप एक समीकरण मान लो हमेशा r से p, फिर उसका वेग नियम लिखो, वेग नियम, ठीक है। चौथा पॉइंट, जैसे आप वेग नियम लिखोगे उसके जस्ट बाद उसका समाकलन कर दो, समाकलन, समाकलन से तुम्हें प्राप्त होगी समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 में हमेशा ध्यान रखना t बराबर 0 और x बराबर 0 रखना है, जिससे आपको c का मान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? c का मान। फिर c का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखना है, और जैसे ही रखोगे तो उससे जो समीकरण प्राप्त होगी वही काइनेटिक समीकरण है, वही काइनेटिक समीकरण है। उसके बाद उसका अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल में हमेशा t को लिखना है t हाफ, और सांद्रता को लिखना है प्रारंभिक की आधी, a प्रारंभिक सांद्रता, और लास्ट में उसका क्या करेंगे हम, उदाहरण। ये 9 पॉइंटों से आपको ये डेरिवेशन को अंजाम देना है। चलो अगली बात करते हैं हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की, अभिकारक की शून्य घात पर, शून्य घात पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समीकरण मानिए इससे, तो इससे बन गया R से P। फिर प्रारंभिक सांद्रता क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, या तो 1 ले लो या ले लो A, तो उसमें उत्पाद कितने थे, 0। नेक्स्ट सामने पर कितना हुआ भाई, आप कहोगे a माइनस एक्स, तो उत्पाद कितना हो गया, x। परिभाषा हो गई, समीकरण मान ली, उसका वेग नियम आप लिख दीजिए, ठीक है, उसका वेग नियम आपको लिखना है। तो वेग नियम में आप क्या लिखोगे, 5 मिनट्स, वेग नियम आप उसका लिख दीजिए। तो वेग नियम में क्या लिखोगे आप, अभिक्रिया का वेग r समानुपाती क्या होगा, a माइनस एक्स, और अभिक्रिया के वेग में इसकी जगह आप लिखो dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहां इसकी पावर कितनी होगी बेटा, 0, तो यहां बन जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू बन जाएगा k, जिसकी घात 0 वो 0 रहेगी। नेक्स्ट इस dt को ऊपर दे दो, तो हो गया dx इक्वल्स टू k dt, ठीक है। इसका समाकलन कर दो, ये समाकलन और ये समाकलन, dx का समाकलन कितना हो गया, x, k तो k आ गया, और dt का समाकलन हो गया t प्लस समाकलन स्थिरांक लग गया c, ठीक है। तो dx का हो गया x, dt का हो गया t, k का होता नहीं है, समाकलन हटते ही समाकलन स्थिरांक लग गया c, यहां तक पूरा। अब इसमें t बराबर 0 लिख दो, तो t बराबर 0 और x बराबर 0, तो t बराबर ये 0, x बराबर ये 0, तो c बराबर कितना आ गया, ये c का ये मान इस समीकरण 1 में रख दो, तो रखा तो क्या आ गया, x बराबर kt। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया की, यही शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या है आपके पास, समीकरण है। इसका ग्राफ बना दो पहले, तो ग्राफ कैसे बनेगा, x बराबर kt, तो क्या होगा बेटा, जो उल्टे हाथ की तरफ वो x एक्सिस, जो सीधे की तरफ है वो y एक्सिस, और ये बन गई इसके ग्राफ, और यहां आ गया आपके पास k, ठीक है। अगला ये आपके पास काइनेटिक समीकरण और उसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है, तो अगली बात करते हैं क्या, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। तो अर्ध आयुकाल क्या होगा, वह समय जबकि किसी अभिकारक की क्या रह जाए, आधी मात्रा शेष रह जाए, आधी मात्रा शेष रह जाए, आधी मात्रा शेष रह जाए, वो क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल। मतलब हमारे पास समीकरण है x बराबर kt, ये तो t बराबर क्या लिखूंगा, x अपॉन k। अब t की जगह क्या लिख दो, ये बड़ा t हाफ लिख दो, तो यहां लिखा आपने t हाफ। नेक्स्ट x की जगह लिखा क्या आपने, a by 2k।
ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो T हाफ समानुपाती लिख दो A, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। शून्य कोटि कौन सी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, तो आप कहोगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं, तो देखो उदाहरण में याद कर लो, एक तो HCl का बनना, H2 + Cl2, H की प्रेजेंस में बन रहा है 2HCl, तो ये आपके पास शून्य कोटि की अभिक्रिया है। NH3 का टूटना और PH3 का टूटना, जैसे अमोनिया टूटता आपके पास 2NH3, ये टूटेगा N2 + 3H2 में। ऐसे 2PH3 आपके पास टूटता है तो ये बनाता है 2P + 3NH2, 3H2। ये आपके पास शून्य कोटि की अभिक्रिया। PMO याद रख लो, ये मोलिब्डेनम की सतह पर होता है PMO, और ये टंगस्टन की सतह पर होता है। तो टंगस्टन की सतह पर अमोनियम का वियोजित होना शून्य कोटि की अभिक्रिया है। फिर फास्फीन का मोलिब्डेनम की सतह पर टूटना शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और वैसे भी कोई भी आपके पास अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या किसमें हो, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। यहां तक का स्टडी कर लीजिए। यहां हमने आज अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसके साथ अभिक्रिया का वेग, वेग स्थिरांक की इकाइयां और समाकलित वेग समीकरण में शून्य कोटि की अभिक्रिया कर ली। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। तब तक सुरक्षित रहे, आराम से पढ़ते रहें। धन्यवाद।